लॉ की सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। और आप एस्पिरेंट्स हो एग्ज़ाम्स के, यानी PCSJ, HJS, APO, क्लैट, AIB, कोई भी एग्ज़ाम आपका टारगेट हो उस एग्ज़ाम के लिए, प्लस आप यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। अब BNS की बात की जाए तो BNS में प्रोविज़न्स दो दिए गए हैं, वो डिफिनीसन के रूप में, पनिशमेंट के रूप में, इलस्ट्रेशंस के रूप में दिए हुए। और बीइंग एस्पिरेंट्स, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए सारे जो पनिशमेंट वाले प्रोविज़न हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको सभी डिफिनीशंस वाले सेक्शंस और इलस्ट्रेशंस को क्लियर करना होगा, उस पर ध्यान करना होगा। साथ साथ आपको केस लॉ पे पकड़ रखनी होगी, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर। अब BNS की बात अगर की जाए, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, या इसको समझने के पहले पहले हम ये समझें कि एक लॉ है, चाहे वो अधिनियम के रूप में या संहिता के रूप में, तो ये एक लॉ है। और लॉ को अगर हम डिवाइड करें तो लॉ को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ की बात अगर की जाए तो प्रोसीजरल लॉ को हम लोगों ने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिमिनल और सिविल। इसी तरह सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो ये इसको भी हम क्रिमिनल और सिविल लॉ के रूप में डिवाइड करते हैं। तो क्रिमिनल लॉ के लिए अगर हम सब्सटेंटिव लॉ में बात करें तो BNS, पॉक्सो, NDPS इसके उदाहरण हो सकते हैं। और सिविल लॉ के रूप में इसके TPA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टैक्सेशन वाले जो लॉ हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरह से प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में BNSS इसका एग्जाम्पल हो सकता है, BSA हो सकता है। सिविल लॉ की बात करें तो CPC और BSA। अब चूंकि आप देख रहे होंगे कि ये BSA दोनों का पार्ट है, यानी कि BSA सिविल मैटर्स पे भी अप्लाई करता है और क्रिमिनल मैटर पे भी अप्लाई करता है, तो वो दोनों का पार्ट माना जाता है। यानी इस तरह से अगर हम लोग इसको बनाने की बात करें कि विधि विधि फिर विधि जो है वो दो पार्ट में, एक सारवान विधि और एक सारवान और प्रक्रिया। फिर प्रक्रिया को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिविल और आपराधिक। इसी तरह से सारवान विधि को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिविल और आपराधिक। तो यानी कि सिविल का भाग जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और TPA यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसके लिए हो गया आपका BNS, NDPS और पॉक्सो। यानी ये एग्जाम्पल्स मात्र हैं केवल। इसका मतलब कि BNS, हम लोग बेसिकली बात करें अपने BNS की, तो BNS आपका एक आपराधिक सारवान विधि है, ये कहने का मतलब है। अब इसके बाद यदि बात की जाए कि BNS में प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं, तो पूरे BNS में आप देखेंगे तो डिफिनीशंस हैं ऑफेंसेस की। इसके बाद पनिशमेंट की बात की गई है उन ऑफेंसेस के लिए, और उस दृष्टांतों को, उन परिभाषाओं को समझाने के लिए इसमें दृष्टांत दिए गए, यानी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको एज ए स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, आपको सभी चीज़ों को, एक एक धारा, एक एक पनिशमेंट को समझना आवश्यक नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या समझना है कि इसकी परिभाषा को समझना है, इसके इलस्ट्रेशंस को समझना है। पनिशमेंट वाले सेक्शंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको बहुत ध्यान देना आपके लिए आवश्यक नहीं है। चाहे आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, या आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, या किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एस्पिरेंट्स, आपके लिए सभी प्रोविजंस पे ध्यान करना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरे BNS में से आपको केवल 1/3 पार्ट पे ही फोकस करना है। इसके साथ आपको क्या देखना है, केस लॉस। केस लॉस को आपको इसके साथ साथ पढ़ना है, तब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यानी अब आपको ये मान के चलना है कि सभी धाराओं को नहीं, बल्कि केवल डिफिनीशंस वाले सेक्शन को, और उन सेक्शंस में भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आपको ध्यान करना है। अब यदि बात की जाए कि इसका BNS का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, तो इस BNS को अगर हम लोग मोटे तौर पे बांटने की कोशिश करें, डिवाइड करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले जनरल प्रोविजंस के रूप में इस BNS को बांटा गया है, और स्पेसिफिक ऑफेंसेस के रूप में बांटा गया है। तो जनरल प्रोविजंस के रूप में क्या क्या लिखा गया है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक ये जनरल प्रोविज़न है, और फिर लास्ट का चैप्टर 20।
किस रूप में ये जनरल है? क्योंकि ये 5 चैप्टर पूरे बीएनएस पे, सभी प्रोविजंस पे, सभी डिफिनेशन पे और सभी पनिशमेंट पे अप्लाई करते हैं। और स्पेसिफिक ऑफेंसेस को हम क्यों अलग कर रहे हैं? ये चैप्टर 5 से लेकर के 19 तक जो चैप्टर्स हैं या जो प्रोविजंस बताए गए हैं, ये अपने आप में एक विशेष प्रकार के ऑफेंस की बात कर रहे हैं और ये पूरे बीएनएस पे अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक ऑफेंस की बात कर रहे हैं। और जो जनरल प्रोविजन है वो सभी बीएनएस पे अप्लाई करते हैं। एक तो ये कहने का तरीका हो गया कि ये क्यों जनरल है और क्यों स्पेसिफिक है। दूसरा, जनरल प्रोविजंस में किसी पनिशमेंट या किसी ऑफेंस को डिफाइन ना करके, बल्कि वो इस तरह के प्रोविज़न बनाए गए हैं कि जो ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट हैं, जो ऑफेंसेस के लिए डिफिनीशंस हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसका तरीका, एक मैकेनिज्म बताया गया जनरल प्रोविजंस में। एक्सेप्ट अगर हम अबेटमेंट की और कॉन्स्पिरेसी की बात ना करें, अटेम्प्ट की बात ना करें। हालांकि अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बाद भी वो प्रोविज़न, सभी डिफिनीशन, सभी पनिशमेंट और सभी इलस्ट्रेशंस पे अप्लाई करते हैं, इसलिए वो जनरल नेचर के हैं। ये आपको समझना है। तो अब हमने देखा कि पूरे बीएनएस को हमने 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जनरल और स्पेसिफिक ऑफेंसेस के रूप में। अब इनका फिर स्ट्रक्चर आगे चल के अगर हम बात करें तो किन किन रूपों में डिवाइड किया गया है। तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं या सोसाइटी के जो इंटरेस्ट हैं, उन्हीं इंटरेस्ट के हिसाब से हमने चैप्टराइजेशन किया हुआ है बीएनएस में, और उन्हीं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है पूरे बीएनएसएस में अलग अलग तरीके से। और उन्हीं इंटरेस्ट को देखते हुए हम उनको अलग अलग ऑफेंसेस के रूप में वर्णित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटी को प्रोहिबिट करते हैं और इसको पनिश करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा कि चैप्टर 1 to 4 तक ये जनरल प्रोविज़न है, तो इनको हम बाहर अगर कर दें तो अब क्या क्या ऑफेंस के रूप में पनिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट सभी सोसाइटी का अपने बच्चों में, अपनी महिलाओं में, स्त्रियों के प्रति सभी समाजों की जिम्मेदारी मानी जाती है। और दूसरा, कहीं ना कहीं बच्चों को हम फ्यूचर के एसेट्स के रूप में देखते हैं कि वही भविष्य के निर्माता हैं, तो उनके भी सुरक्षा के लिए हमने विशेष प्रावधान किया और सबसे पहले उन्हीं के लिए प्रोविज़न किया, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान हमने चैप्टर 5 में किया। और चैप्टर 5 जो है आपका सेक्शन 63 से 69 तक। इसके बाद फिर अपने स्वयं की शरीर की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हम कर रहे हैं, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, और ये है सेक्शन 100 to 146। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके बीएनएस का। फिर चैप्टर 7 है कि राज्य, यानी बच्चे और महिलाएं सुरक्षित हो गए, आप स्वयं सुरक्षित हो गए, इसके बाद अब राज्य की सुरक्षा करनी है। तो राज्य के विरुद्ध जो अपराध होंगे उस तरह की गतिविधियों को हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, यानी सेक्शन 147 से 158 तक। और ये जो ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर है आपका चैप्टर 6, ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, लगभग 47 धाराएं इसमें शामिल हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर बीएनएस का। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, यानी जब राज्य आपका सुरक्षित कैसे होगा, तो आर्मी चाहिए उसके लिए, एयरफोर्स, नेवी और सामान्य फोर्स। तो इस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में प्रोविज़न किया गया, उनके विरुद्ध अपराधों की बात की गई। ऑफेंसेज रिलेटिंग टू इलेक्शन, यानी आपके पास राज्य भी हो गया, सेना भी हो गई, तो अब आपको डेमोक्रेसी के लिए निर्वाचन कराना पड़ेगा, तो निर्वाचित सरकार बनेगी, इसलिए इलेक्शन के बारे में आपने प्रोविज़न किया। अब इलेक्शन होने के बाद आपको इलेक्शन के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और देश को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपने क्वाइन करेंसी, बैंक नोट्स की बात की। उस तरह के एक्ट को प्रोहिबिट किया आपने और उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, अब इसी का जो अगला चैप्टर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी अब आपके पास पैसा भी आ गया तो आपको शांति चाहिए, उस पैसे का यूज़ आप कैसे करेंगे, शांतिपूर्वक व्यापार, औद्योगिक गतिविधियाँ चलती रहें और आप उस धन धान्य का यूज़ करें, इसके लिए शांति चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर बना दिया गया ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। इसके बाद नेक्स्ट ऑफेंसेस बाई और रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट, यानी समाज में शांति व्यवस्था लाएगा कौन, तो लोक सेवक लाएंगे, पुलिस और प्रशासन लाएगा, तो इसलिए आपने लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यों को अपराध के रूप में डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक,
यानी लोक सेवकों के प्राधिकार को यदि आप चूँकि लोक सेवक जब कार्य करेंगे शांति स्थापित करने के लिए, तो स्वाभाविक है कि उनकी मानहानि हो सकती है, उनके विरुद्ध अपराध हो सकते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी जब लोक सेवक होंगे और लोक सेवकों की शक्तियाँ होंगी तो उनका दुरुपयोग होगा, उनके विरुद्ध अपराध होंगे, तो इसके लिए प्रावधान किया गया। इसके बाद ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, यानी अब स्वास्थ्य की बात आ गई, यानी सब कुछ आपके पास हो गया तो आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो अब स्वास्थ्य के बारे में अपराध की बात की गई। ऑफेंसेज रिलेटिंग टू रिलीजन, और स्वास्थ्य भी आपका सही होगा तो फिर आप धर्म पूजा पाठ की बात करते हैं, तो इसलिए ऑफेंसेज अगेंस्ट रिलीजन की आपने बात की। ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब जो संपत्ति आप अर्जित करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, स्वास्थ्य अपना सही रखेंगे, तो फिर संपत्ति की सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए, तो इसलिए आपने कहा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और ये भी चैप्टर आपका बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये चैप्टर भी, यानी चैप्टर 6 और चैप्टर 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, तो ये निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है। आप बीइंग जज, बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए स्टूडेंट, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोर्ट में सबसे ज़्यादा अपराध के कौन से केसेस जाते हैं, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को आपको बचाना है, प्रॉपर्टी मार्क्स वाली हैं, तो प्रॉपर्टी को सेव करने का तरीका क्या है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का दस्तावेज होना चाहिए, प्रॉपर्टी के मार्क्स होने चाहिए। यदि हम खेत खलिहान की बात करें या फील्ड की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए मार्क्स लगाए जाते हैं, यानी पत्थर लगाए जाते हैं और इसी तरह से चिन्ह बनाए जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है, उसमें अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा तो वो भी अपराध माना जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनायंस, डिफेमेशन, यानी अब आपके पास सब कुछ सही हो गया तो अब आप अपने मानहानि की चिंता कर रहे हैं, अपने सम्मान की चिंता कर रहे हैं। आपको यदि कोई व्यक्ति धमकाता है या आपको परेशान करता है तो इस तरह के ऑफेंसेस के लिए आपने एक चैप्टर बना दिया। और लास्ट चैप्टर जैसा हमने कहा कि ये जनरल प्रोविजन है, ये तो पूरे BNS के लिए है, इसलिए ये जनरल कैटेगरी में चला जाता है, यानी चैप्टर 1 से लेकर के 4 और चैप्टर 20, ये 5 चैप्टर जो हैं जनरल नेचर के हैं। और रिपील वाले प्रोविज़न में ये कहा गया है कि सबसे पहले तो हम IPC को रिपील करते हैं इस BNS के द्वारा, और इसके बाद BNS अप्लाई हो गया 1 जुलाई 2024 से, लेकिन जो पुराने मामले हैं अभी भी वो IPC से ही डील किए जाएंगे, इसलिए उन पुराने मामलों के लिए IPC अभी भी पिक्चर में बनी रहेगी। ये लास्ट चैप्टर और लास्ट सेक्शन में कहा जाए। नेक्स्ट, अब BNS में नया क्या है, क्यों BNS लाया गया, अब इसकी बात अगर की जाए कि BNS के लाने का उद्देश्य क्या था। IPC थी तो फिर नए कानून की आवश्यकता क्या थी, तो BNS इस वजह से लाया गया कि कॉलोनियल एरा का लॉ था IPC, और वो हमारी नई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, नए नए तरह से अपराध हो रहे थे, उन अपराधों को ये कवर नहीं कर पा रहा था। तो इसी सेंस में हम लोगों ने लगभग 20 अपराध इसमें जोड़े। अब जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया, यानी बाहर से कोई व्यक्ति भारत में बाहर से अबेटमेंट करता है और भारत में उसका प्रभाव होता है, भारत में उसके द्वारा अपराध किया जाता है, कराया जाता है, तो उसके लिए धारा 48 के रूप में एक नया ऑफेंस जोड़ा गया। इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी छल कपट के द्वारा इंटरकोर्स किया जाता है, तो उसके लिए एक 69 में ऑफेंस जोड़ दिया गया। मॉब लिंचिंग, यानी कई लोग मिल करके अपने धर्म, समूह, जाति, इस तरह की मान्यताओं के आधार पे किसी के डेथ काज करते हैं, तो उसके लिए धारा 103 के उपधारा 2 में एक अपराध नया जोड़ दिया गया। मॉब वायलेंस के रूप में 117(4) में एक अपराध जोड़ा गया। ऑर्गेनाइज क्राइम जोड़ा गया 111 के रूप में। छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम जोड़े गए 112 में, और टेररिस्ट एक्ट आतंकवादी कृत्य के रूप में 113 में, और स्नैचिंग के रूप में 304 में अपराध जोड़ा गया। यानी ये मोटे मैंने एग्जाम्पल दिए, बाकी टोटल 20 अपराध जोड़े गए हैं छोटे बड़े मिला करके। इसी तरह से नए शब्द कुछ जोड़े गए, जैसे अवयस्क की जगह चाइल्ड वर्ड हमने यूज किया, यानी शिशु वर्ड यूज़ किया गया हिंदी में। कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा के रूप में जोड़ा गया एक एक पनिशमेंट जोड़ दिया गया, यानी दंड जोड़ दिया गया। जेंडर इक्वलिटी लाने का प्रयास किया गया, ट्रांसजेंडर को जोड़ दिया गया। जब हम जेंडर की जहाँ भी बात करते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर को भी हमने शामिल कर दिया। इसी तरह से चाइल्ड जोड़ा गया, गर्ल और बॉय वर्ड जोड़ा गया, जहाँ की केवल गर्ल वर्ड था। यानी जब व्यापहरण की हम बात करते हैं तो वहाँ हम लोग बात करते थे कि वो अवयस्क
मेल चाइल्ड है तो उसकी एज दूसरी होगी, फीमेल चाइल्ड है तो उसकी एज दूसरी होगी, लेकिन अब हमने वहाँ पे केवल चाइल्ड वर्ड डाल दिया, यानी 18 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेल या फीमेल हो, तो सब पे ये अप्लाई करेगा। अब इसके बाद पनिशमेंट को बढ़ाया गया बहुत से प्रावधानों में, यानी 33 धाराओं में 33 अपराधों के लिए पनिशमेंट बढ़ा दिया गया, मतलब कि कारावास के रूप में। इसके बाद फाइन बढ़ाया गया 83 प्रोविजंस में, और मिनिमम सेंटेंस की बात की गई 23 स्थानों पे, और कम्युनिटी सर्विस को जोड़ दिया गया है 6 अपराधों में। तो ये चेंजिंग लाई गई बेसिक तौर पे, यानी कि 83 ऐसे अपराध हैं जहाँ की जुर्माना बढ़ा दिया गया, और 33 ऐसे अपराध हैं जहाँ की कारावास बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद 19 मामलों को, 19 तरह के अपराधों को डिलीट कर दिया गया, आपके नए बीएनएस में नहीं लाया गया आईपीसी से। और उसमें एग्जाम्पल है आपके लिए अननेचुरल ऑफेंसेस, एडल्ट्री यानी कि जिसे हम जार कर्म कहते हैं, और सेडिशन जिसे हम राजद्रोह के नाम से जानते थे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पिटिशंस पड़ी हुई हैं और बहुत सारा डिबेट इस पे और विवाद चलता रहता है। और क्या नया जोड़ा गया, तो 21 तरह के अपराध नए जोड़े गए, प्रावधान नए जोड़े गए 21, और इसमें हम लोगों ने देखा कि 20 ये अपराध के रूप में नई चीज़ें जोड़ी गई। टोटल चैप्टर्स और सेक्शंस कितने हैं बीएनएस में, तो 20 अध्याय और 358 धाराएं बीएनएस में हैं, जबकि आईपीसी में कितने चैप्टर्स और धाराएं थीं, 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। आईपीसी कब लागू हुई थी, तो 1 जनवरी 1860 को, और बीएनएस लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2024 को। तो इस प्रकार से यदि आप देखें, अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करें, आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या है बीएनएस का, यानी बीएनएस को लाने के पीछे मकसद क्या था, आवश्यकता क्या थी, तो कॉलोनियल एरा के शब्दों को हटाना, भारतीय भाषा देना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे अधिनियमित करना फिर से, और नए अपराध जो चैलेंज बने हुए हैं हमारे समाज के लिए, देश के लिए, उन्हें इसमें शामिल करना, और समय के अनुरूप इसमें पनिशमेंट की व्यवस्था करना, और फाइन वगैरह को, चूँकि अब उस समय 10 रुपया कहीं फाइन लिखा हुआ था, कहीं 100 रुपया, कहीं 500 रुपया, तो बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए पनिशमेंट्स को बढ़ाना। तो ये सारा एम था आपके बीएनएस को लाने का, और कहीं ना कहीं उस एम को पूरा करता हुआ आपका बीएनएस दिख भी रहा है, और इसमें सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को बेसिकली अप्लाई किया गया। अब ये इस तरह से आप, और इन्हीं स्लाइड्स को यदि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या आपको किसी भी एग्ज़ाम में लिखना हो, तो आप इन्हीं स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेकर के और एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो और आपको फिर से इस तरह के लेक्चर चाहिए, तो आप इसे सब्सक्राइब करके चैनल को, और बेल आइकन को पुश करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय से, और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके दूसरे जो मित्र हैं, साथीगण हैं, उनके लिए ये लेक्चर यूज़फुल हो। धन्यवाद।